गुड इवनिंग चिल्ड्रन। कल हमने बात करी आपके रेट ऑफ रिएक्शंस में रेट लॉ की, है ना, और बात करी हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। सही है। आगे बढ़ाते हैं टॉपिक। आपका डिफरेंट टाइप के ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हैं, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। सही है। अब क्वेश्चन आता है कि इनको ऑर्डर्स को हम डिफाइन कैसे करें। भाई क्या है रास्ता जिससे कि हम ऑर्डर को डिफाइन करें। तो क्वेश्चन है हाउ वी डिफाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समझिए, जैसे आपने बोला आपके पास जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, तो सिंपल है, आपको क्या लिखना है, रेट प्रपोर्शनल रिएक्टेंट का मोलर कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर जीरो। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसका रेट रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन रेज टू दी पावर जीरो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसे हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्वेश्चन आता है माइंड में, ये जीरो ऑर्डर कैसे हो सकता है रिएक्शन का, जहां रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन का पावर जीरो हो जाए। अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की पावर जीरो आपने ले लिया तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास उस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन अनएफेक्टेड है, मतलब आपके रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन में काम ही नहीं आ रहा है। समझो, मैं समझाता हूं। देखिए, आपने लिखा रेट, ओपन करेंगे के, और किसी चीज की पावर जीरो क्या होता है, वन, तो आपने लिखा वन। अगर हम के का वैल्यू देखें तो रेट कांस्टेंट क्या आएगा, रेट का क्या लिखा था आपने फॉर्मूला, मोल यूनिट्स ऑफ मोल पर लीटर सेकेंड। तो अगर आपकी रिएक्शन जीरो ऑर्डर है तो इसका मतलब क्या है, उसके रेट कांस्टेंट का यूनिट है मोल पर लीटर इनटू सेकेंड। लेकिन एक और चीज, रेट इक्वल के है, मतलब रेट क्या है, कांस्टेंट है, मतलब आपकी रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही है। ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। मैं समझा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का। इस साल नहीं आया, पिछले साल का पेपर देखना, 2019 का, आपको दिखेगा ये क्वेश्चन। ये पूछता है गिव वन एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ट्रिक बता रहा हूं मैं इसका, जितनी भी हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट वाली रिएक्शंस हैं, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट का मतलब ये है ऐसी रिएक्शन जिसमें आपके कैटलिस्ट सॉलिड स्टेट्स में हो और दूसरे रिएक्टेंट कोई दूसरे स्टेट में हो, मे बी लिक्विड हो, मे बी गैस हो। मतलब आपका रिएक्टेंट अगर गैस या लिक्विड स्टेट में है और आपका कैटलिस्ट सॉलिड स्टेट में है, तो इन रिएक्शंस की जो कैटेगरी है डेट इज ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये ट्रिक है, कहीं लिखा नहीं है कि पूरी ऐसा ही होगा, एग्जाम्पल दिया हुआ एनसीईआरटी में। समझो, जैसे आपने लिया अमोनिया, ये गैस लिया, और आपने इसको ऐड करा प्लेटिनम के सरफेस पर, अमोनिया विल ब्रेक इनटू N2+H2। ये देखो, बैलेंस वालेंस नहीं कर रहा हूं मैं, ये एग्जाम्पल देखो। इस रिएक्शन में क्या कर रहा है, अमोनिया अपना डिकम्पोजिशन शो कर रहा है प्लेटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। प्लेटिनम सॉलिड है। अगर किसी ने क्लास 11th में चैप्टर पढ़ा हुआ है हाइड्रोजन, तो वहां लिखा हुआ है ये प्लेटिनम का सरफेस, ऑन दी सरफेस ऑफ प्लेटिनम छोटे छोटे पोर्स होते हैं, मतलब प्लेटिनम के सरफेस पर छोटे छोटे वैकेंट पोर्स होते हैं। होता क्या है, जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो प्लेटिनम के स्कोर में आपके अमोनिया के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। ये अमोनिया का मॉलिक्यूल ट्रैप हो गया। क्लियर। तो हो क्या है, आपके प्लेटिनम के सरफेस पर छोटे छोटे अमोनिया के मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो रहे हैं। अब ये ट्रैप कब तक होगा, जब तक ये सारे पोर्स ऑक्यूपाई ना हो जाए। सुन लो ये पॉइंट लाइन ध्यान से, ये रिएक्शन कब तक चलेगा अटैचमेंट वाला, जब तक कि सारे अमोनिया के मॉलिक्यूल इसको ट्रैप ना कर ले। मतलब हो क्या रहा है, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट के बीच में अटैचमेंट होगा। वंस ऑल द पोर्स
present on platinum surface are occupied by ammonia. After that, no consumption of ammonia will be allowed. जैसे ही आपके सारे पोर्ट्स ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, अमोनिया का मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना बंद कर देगा, और जैसे ही बंद करेगा आपका केमिकल रिएक्शन आफ्टर दिस स्टेट विल नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया. इसीलिए इस लेवल के बाद इस रिएक्शन की ऑर्डर हो जाएगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन. बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, तो समझाया मैंने ना, ध्यान रखना इसको. आगे बढ़ते हैं. ये देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, डेफिनेशन वही है. इफ अ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन चेंज ऑफ रिएक्टेंट raised to the power 1 is called first order reaction in rate law. देखते हैं अब क्या स्पेशल, ध्यान से देखिए. रेट का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर सेकेंड, ये के आपका. और रिएक्टेंट मोलर कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है बेटा? मोल अपॉन लीटर, ये पावर 1. इससे कट होगा तो क्या बचेगा आपका? के इक्वल 1/2. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है, इट ओनली डिपेंड ऑन टाइम, नॉट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. मतलब इसका जो के है, इसका यूनिट क्या है? 1/2. अब बात करते हैं एग्जाम्पल की. सबसे ज्यादा एग्जाम्पल आपसे जीरो ऑर्डर के और फर्स्ट ऑर्डर के ही पूछेगा. सेकंड ऑर्डर में आप जो मर्जी आए लिखेंगे, कोई भी क्वेश्चन बना दीजिए, Mg+O2 कर दीजिए, जो आपको अच्छा लगे, पूछेगा भी नहीं. जितने भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होते हैं, ध्यान से सुन लेना, जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती हैं, दे ऑल आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अब आपने सुना होगा वर्ड रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन. मतलब क्या है? अगर आपने यूरेनियम 92 235 लिया तो क्या होगा? आफ्टर हाफ लाइफ अगर आपने 100 ग्राम लिया है तो इसका अमाउंट अपने आप कितना हो जाएगा? 50 ग्राम. आगे अगेन एक पर्टिकुलर टाइम T/2 के बाद ये हो जाएगा आपका 25 ग्राम. सही है, मैं T लिख देता हूँ, अभी T/2 हो सकता है वो कंफ्यूज करें. मतलब ये है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो होते हैं जिसका अमाउंट पर्टिकुलर टाइम के बाद हाफ हो जाता है, उसके बाद फिर हाफ हो जाता है. अगर किसी ने क्लास 11th में मुझसे पढ़ा है तो चैप्टर हाइड्रोजन में आपने क्वेश्चन करा था, जहां हमने बात करी थी रेडियो डेटिंग कार्बन की. आप लोगों ने करा हुआ है क्वेश्चन में. तो देखिए, अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने अमाउंट का हाफ हो जाए, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैटेगरी. अब देखिए, यहां केमिकल रिएक्शन ओनली टाइम पर डिपेंड कर रहा है. मतलब अमाउंट क्या हो रहा है आपका? कम हो रहा है टाइम के साथ. इसलिए जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती हैं, दे ऑल आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. सही है, देखते हैं आगे. और यूनिट क्या है के का आपका? 1/2. ये देखिए आप, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. सेकेंड में क्या है? आपने रिएक्टेंट लिया, रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, डेफिनेशन वही है, रेट इक्वल के. अब क्या होगा? रिएक्टेंट की पावर 2. क्या करोगे? अगेन वही मोल पर लीटर सेकेंड. यहाँ क्या हो जाएगा? के. यहाँ क्या होगा बेटा? मोल अपॉन लीटर का होल स्क्वायर. कट हो जाएगा तो के का वैल्यू क्या आएगा? के इक्वल लीटर मोल पर सेकेंड. ये यूनिट है आपके रेट कांस्टेंट. सही है. एग्जाम्पल जो मर्जी आए लिखिए, यहाँ कोई स्पेशल है नहीं, तो चाहो तो ये लिख दो, H2+O2 पैरोसाइन H2O2. वैसे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन वगैरह के एग्जाम्पल आज तक नहीं है, क्योंकि कुछ है भी नहीं पूछने के लिए, कुछ भी लिख देगा कोई भी वहाँ. स्पेशली किसके आते हैं? फर्स्ट ऑर्डर के और जीरो ऑर्डर के. सबसे ज्यादा केस पूछे जाते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के, और क्वेश्चन आएगा थ्योरेटिकल. सही है. अब क्वेश्चन ये आता है कि जरूरी थोड़ी है कि आपसे फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर भी पूछे. क्लियर?
तो क्या कोई जनरल फॉर्मूला है ऑर्डर निकालने का? अगर आपको किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर चेक करना है तो उस ऑर्डर को चेक करने के लिए वी आर हैविंग अ जनरल फॉर्मूला। अब जनरल फॉर्मूला देखो क्या है, मैं बताऊंगा। देखिए आपके लिखोगे जनरल फॉर्मूला में रेट इक्वल के रिएक्टेंट का पावर n। n क्या है यहाँ? n है उसका ऑर्डर। जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए आपसे पूछता है n का वैल्यू 5/2 है, तो बताइए उसके k का वैल्यू क्या होगा? 5/2 है, तो रेट आप क्या लिख दोगे? मोल पर लीटर सेकेंड के। रिएक्टेंट क्या लिखोगे? मोल अपॉन लीटर की पावर ये 5/2। सही है? क्या कर दोगे? के नीचे आ जाएगा के इक्वल मोल अपॉन लीटर। सही है? ये इनटू सेकेंड अपॉन क्या कर दोगे? मोल अपॉन लीटर ये 5/2, इसको 1 मान लो। सही? देखिए ध्यान से ये कंडीशन। अब क्या करना है? ये वैल्यू ऊपर चला जाएगा, इक्वल मोल अपॉन लीटर 1 माइनस 5/2 इंटू 1/7। सही है? कोई अगर मैथमेटिकल एरर हो तो आप देख लेना, क्योंकि हो सकता है प्लस माइनस का कभी हो जाए मुझसे, है ना? तो सिंपल है, के का वैल्यू निकाला आपने, मोल अपॉन लीटर 5/2 ऊपर ले जाओगे 1 माइनस 5/2 आ जाएगा। बाकी आप इजीली कर सकते हैं, मुझे लगता है ना? तो किसी भी चीज का अगर आपको ऑर्डर निकालना है तो आपको जनरल फॉर्मूला ये इम्प्लीमेंट करना है। इससे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो के का वैल्यू और भी चीजें। बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन आता है हाउ कैन वी डिफाइन द रेट कांस्टेंट। मतलब डेफिनेशन तो होगा रेट कांस्टेंट का, तो बनाना है, रट्टा नहीं मारना है। देखिए हम क्या लिखते हैं? रेट इक्वल के रिएक्टेंट का पावर n। क्या हो जाएगा? के इक्वल रेट अपॉन रिएक्टेंट की पावर n। सुनिए, अगर किसी रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन में होने वाला चेंज यूनिट हो, यूनिट मतलब 1, क्लियर? इफ सुन लो एक बार ध्यान से, द चेंज इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिट, या कई बार हम यही बोलते हैं, इफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिट देन रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन का चेंज यूनिट हो, उस केस में उस केमिकल रिएक्शन के रेट को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पूछना है बोर्ड एग्जाम में तो यही बोल सकते हो, रेशियो ऑफ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द मोलर कॉन्सेंट्रेशन चेंज ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। सही है? यूनिट्स अलग अलग होती हैं, आपको पता है, एन पे डिपेंड करता है यूनिट्स। दूसरी चीज, रेट ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस है? मतलब ऑर्डर क्या है और रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ। कहा था ना आपने डी/dt वाला फॉर्मूला, मतलब आपकी रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों पर डिपेंड करता है, जबकि आपका ऑर्डर ओनली रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है। पॉइंट नंबर 2, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट हमेशा क्या होता है? मोल पर लीटर सेकेंड, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यूनिट चेंज होता रहता है। जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट क्या है? मोल पर लीटर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है? 1/2। तो ऑर्डर जैसे भी चेंज होगा, आपके का जो यूनिट है के का, वो भी क्या होगा? चेंज होगा। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। देखिए अगले टॉपिक में, इस चैप्टर में क्या है, बीच में छोटी छोटी बहुत सारी डेफिनेशन है। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, वो छोटे टॉपिक हैं, और टॉपिक भी कितने छोटे हैं,
तीन तीन चार चार लाइनों के अलग अलग टॉपिक। जैसे यहाँ देखिए एक टर्म और है मॉलिक्यूलैरिटी, एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन। अब एलिमेंट्री का क्या मतलब है और कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है ये समझ लो। इफ एनी केमिकल रिएक्शन टेक्स पार्ट इन वन स्टेप, अगर कोई केमिकल रिएक्शन सिंगल स्टेप में परफॉर्म हो, मतलब ये रिएक्टेंट एंड फाइनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। अगर कोई केमिकल रिएक्शन सिंगल स्टेप में परफॉर्म हो, मतलब एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन। लेकिन अगर कोई केमिकल रिएक्शन मोर देन वन स्टेप में कंप्लीट हो, जैसे देखिए मैं बताता हूं, जैसे आपको रिएक्टेंट से बनाना है प्रोडक्ट, ये केमिकल रिएक्शन। अब स्टेप 1 में इमेजिन करिए रिएक्टेंट से बना X और X बाद में जाकर चेंज हुआ किसमें, प्रोडक्ट P में। तो कितने स्टेप में कंप्लीट हुआ रिएक्शन, 2 स्टेप में। अब ये जो X बना है इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट, इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट का मतलब क्या है, मतलब ये है कि इस केमिकल रिएक्शन में जो 2 स्टेप में परफॉर्म हो रहा है, ये केमिकल बना बीच में X, यहां बना और यहां क्या हुआ, कंज्यूम हुआ। ऐसा केमिकल जो एक स्टेप में तो परफॉर्म हो और दूसरे स्टेप में क्या हो जाए, कंज्यूम हो जाए, उसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। और वो केमिकल रिएक्शंस जिनमें इंटरमीडिएट बनता है, they are always complex chemical reaction and they are always performed in more than one step। एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, क्लास 10th का। हम कई बार ये रिएक्शन लिखते हैं CH4 प्लस Cl2 और आपने लिखा CH3Cl और ये HCl। कई लोगों ने रिएक्शन पढ़ा होगा, चैप्टर हाइड्रोकार्बन पढ़ा हुआ है आपने। मीथेन का क्लोरीनेशन कहा, सनलाइट के प्रेजेंस में, मैं ये लिख रहा हूं यूवी। अब अगर मैं एक ऐसे बच्चे से बात करूं जिसने 11 ढंग से नहीं पढ़ा है, तो ऑफकोर्स वो बोलेगा तो सिंगल स्टेप में हो रहा है सर। लेकिन अगर किसी ने वो चैप्टर हाइड्रोकार्बन पढ़ा है तो उसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है मीथेन का, और अगर आपने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पढ़ा हो तो ये बहुत सारे स्टेप में कंप्लीट होती है रिएक्शन। जाकर पहले स्टार्ट होता है चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपोगेशन स्टेप, फिर होता है चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो बहुत सारे स्टेप में कंप्लीट होने की वजह से ये रिएक्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन है। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलरिटी क्या है। मॉलिक्यूलरिटी का मीनिंग है आपके बैलेंस केमिकल रिएक्शन में, सही है, आपके बैलेंस केमिकल रिएक्शन में, बट केमिकल रिएक्शन शुड बी एलिमेंट्री। सुन लो ध्यान से, मैं कह रहा हूं अगर आपके पास कोई एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन ये, और जैसे आपने लिखा H2 प्लस O2 और एरो साइन H2, बैलेंस कर ले। इन अ एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल बैलेंस केमिकल इक्वेशन में इन्वॉल्व होते हैं, उनके नंबर को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। समझ में आया? किसी बैलेंस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के जितने मॉलिक्यूल्स या स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन्वॉल्व होते हैं उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। क्लियर? पर इक्वेशन कैसा होना चाहिए, आपका एलिमेंट्री केमिकल इक्वेशन होना चाहिए। दूसरी चीज, ऑर्डर भी ऐसा ही है बोलने में और मॉलिक्यूलरिटी भी ऐसा ही है। अब डिफरेंस क्या है ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में? क्वेश्चन आता है ये भी कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में क्या डिफरेंस है। मॉलिक्यूलरिटी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम देखकर लिखते हैं, जबकि ऑर्डर हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं। मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं हो सकता है, जबकि ऑर्डर जीरो या फ्रैक्शन में हो सकता है। अभी कहा है अपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन,
मॉलिक्यूलरिटी जीरो क्यों नहीं हो सकता? अगर आप बोलोगे कि मॉलिक्यूलरिटी जीरो है, इसका मतलब वो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स है ही नहीं। क्लियर है? तो ये टू बेसिक डिफरेंस है किसके? ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के। ये दोनों एक जैसी टर्म है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल टर्म है और ये थ्योरेटिकल टर्म है। क्लियर? ये ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, सुनना इंपॉर्टेंट है। आगे ये क्वेश्चन देखिए आप, आपके पास केमिकल इक्वेशन है KClO3 + 6FeSO4 3H2SO4 और ये सब लिखा हुआ है ना। बोलता है आपसे इसका ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी बताइए। अब देखिए इस केमिकल इक्वेशन में कितने हैं? रिएक्टेंट 6, 3, 9 एंड 1, 10। इसका मॉलिक्यूलरिटी है 10। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखने में ही पता लग रहा है, लेकिन इसका ऑर्डर है 2। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता 2 है? ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। आपसे ऑर्डर नहीं पूछेगा कि इसका ऑर्डर बताइए, क्योंकि वो तो एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेट होगा। क्वेश्चन ये पूछेगा कि इसका ऑर्डर 2 क्यों है और इसका मॉलिक्यूलरिटी 10 का मीनिंग क्या है। अगर किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 10 या उससे ज्यादा है, इसका मतलब वो एक तरह का ऐसा रिएक्शन है जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं। सही है? सिंगल एलिमेंट्री स्टेप में। पॉइंट नंबर 2, इसका ऑर्डर 2 क्यों है? तो एक छोटा सा करते हैं एक्टिविटी। या इमेजिन करिए हम पहले कोई गेम खेलते थे, जैसे आपको चोर सिपाही खेलना है, तो हम बोलते थे कि सब लोग अपना फिंगर इसमें टच करोगे हथेली पर, और सब लोग अपना फिंगर ऐसे करते थे, और जिसका फिंगर पकड़ में आता था वो क्या करता था? सब लोगों के पीछे भागता था। ये गेम खेला होगा आपने, छुपम छुपाई और मतलब चोर सिपाही, कुछ भी बोल लो, है ना। तो जैसे देखिए अगर आपके पास ये आपकी हथेली है और ये 10 फिंगर्स हैं, ये 10 फिंगर्स, ध्यान से देखिए ये 10 फिंगर्स, ये 10 फिंगर्स, और मैंने बोला आपको सबको एक सेम टाइम पर इस हथेली को टच करना है। तो क्या सारे 10 के 10 इस हथेली को एक साथ टच कर सकते हैं? नो। हो सकता है पहले 2 टच करें एक साथ, हो सकता है 3 टच करें, बट 10 के 10 एक साथ इस हथेली को टच नहीं कर सकते। गॉट इट? सेम चीज होती है कहाँ? केमिकल रिएक्शंस में। जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो मैथमेटिकल जो प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट है वो ये बोलता है कि बिटवीन द रिएक्टेंट्स एट द सेम टाइम more than 3 particles cannot attack on each other। मतलब सेम टाइम पर 3 से ज्यादा पार्टिकल के एक दूसरे पर अटैक करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। एक साथ 3 पार्टिकल ही एक सेम टाइम पर एक दूसरे के ऊपर अटैक कर सकते हैं, उसके बाद फिर 4th, 5th, 6th अटैक करता चला जाएगा। इसीलिए किसी भी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर 3 से ज्यादा पॉसिबल नहीं होता है। ड्यू टू दिस ये रिएक्शन दिखने में इसका मॉलिक्यूलरिटी 10 है, बट इस रिएक्शन का ऑर्डर कैन नॉट बी एक्सीड देन 3। वो किसी लिए? इसलिए। सही है? ये थ्योरी का क्वेश्चन है। एक न्यूमेरिकल और करते हैं, उसके बाद बाइंड अप करते हैं वीडियो लेक्चर। देखिए ये क्वेश्चन देखिए बोर्ड में आया हुआ सीबीएसई 100% चांस इस टॉपिक से आने के। ये बोलता है आपके पास एक केमिकल रिएक्शन का रेट लॉ मेंशन है, और रेट लॉ क्या बोलता है? रेट इक्वल के ए की पावर 1 और बी का पावर 2। मतलब ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? 1, और बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है 2। अब देखिए क्या बोलता है, हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन चेंज व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज ट्रिपल। ये जेई वगैरह में भी आता है, ये जेई मेन का क्वेश्चन भी बताया, ये यहाँ भी है और जेई मेंस के लिए भी है। थोड़ा चेंज करेगा जेई मेंस से, बताऊंगा अगले दिन को। हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन चेंज व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज ट्रिपल। अगर हम बी की कॉन्सेंट्रेशन को ट्रिपल करते हैं तो नया रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तो बहुत सिंपल है, करना कुछ नहीं है। रेट इक्वल के ए की पावर 1 और बी को कितना कर रहे हो? ट्रिपल, तो 3b का स्क्वायर। ओपन करोगे 3 3 9, तो क्या हो जाएगा? 9k ए की पावर 1 बी का स्क्वायर। अब इसको कंपेयर करिए इससे,
कितना टाइम से हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन, तो आप क्या लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 9 टाइम्स। 9 टाइम्स क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आपने बी को क्या कर दिया, ट्रिपल। यहां देखिए इसमें क्या होगा, ए बिकम हाफ एंड बी इज डबल। ए को हाफ करना है तो आप क्या लिख दोगे, a/2 का होल स्क्वायर, 1 है सॉरी स्क्वायर में, इंटू बी को डबल करा आपने तो 2b का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बेटा, के ये 1/2 बाहर निकालिए, 1/2 इंटू 2 2 जा 4, a की पावर 1 b की पावर 2। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 2 से 4 कट करिए, ये 2 टाइम्स। तो आप क्या बोलोगे, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 2 टाइम्स। क्लियर है। तो ये आज का वीडियो लेक्चर था। एक चीज और मुझे बोलनी है, केवी के पास ये इंफॉर्मेशन आया है सीबीएसई से, एमएचआरडी से, मतलब हमारे केवी में तो बोल दिया है कि आपको ऑनलाइन क्लास के अकॉर्डिंग ऑनलाइन क्लास में सिलेबस कराना है, और सिलेबस रिड्यूस जो होने वाला है 30%, वो ऐसे नहीं होगा कि चैप्टर हटेंगे पूरे। पहले मैं भी सोच रहा था कि पूरे चैप्टर हटने वाले हैं, ये नहीं होने जा रहा है। सीबीएसई क्या करने वाली है, चैप्टर के छोटे छोटे टॉपिक हटाने वाली है, सारे चैप्टर वही देने वाले हैं, छोटे छोटे टॉपिक हटेंगे। इनडायरेक्टली अगर हम बोले हमें सारे चैप्टर पढ़ने हैं, अब फायदा किसका है, जो शुरू से ग्रिप बना के पढ़ रहा है 12th में, उससे मजे हैं, और जिसका शुरू से ग्रिप नहीं है, मतलब अभी भी टाइम पास कर रहा है, उससे ट्रबल होने वाला है। थोड़ा सा हमें भी पढ़ने का स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, हमें तो बढ़ाना पड़ेगा, मतलब हम अभी 3rd चैप्टर पर हैं, तो टारगेट ये रखना पड़ेगा कि इन अ मंथ एटलीस्ट हम 3 चैप्टर कंप्लीट करें। सही बेटा, तो अभी थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे पढ़ाने का। क्लियर, कोशिश करेंगे वीक में कम से कम 4 वीडियो लेक्चर हम शेयर करें आपको, है ना। वीडियो लेक्चर ध्यान से देखिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।